नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। बात कहां से शुरू हुई और कहां जा रही, जांच कहां से निकली थी और किधर जा रही। सीबीआई की टीम आई थी सुशांत के मौत का सच जानने। सीबीआई के पीछे पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई। बात मौत से शुरू हुई और नशे तक जा पहुंची। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का नाम नशे के सौदागरों के साथ जुड़ता दिखाई दिया, बल्कि अब बात बॉलीवुड तक जा पहुंची। पूरा बॉलीवुड नशे में है क्या? क्या वाकई बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल इस कदर होता है? एक ऐसा खुलासा जिसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो, मगर ये बॉलीवुड के अंदर से ही खबर आई जो आज आपके सामने रख रहा हूँ। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। चरस, गांजा, अफीम, बॉलीवुड की निगाह में ये कोई ड्रग्स ही नहीं, बॉलीवुड की नजर में ये कोई नशा ही नहीं। नशे में झूमते बॉलीवुड की नजर और निगाह में असली ड्रग्स और असली नशा क्या है, यह हम आपको बताते हैं, वो भी उसी बॉलीवुड के अंदर के लोगों के जरिए। ये वो तीन नशा है जिसका नशा बॉलीवुड को है। यही वो तीन ड्रग्स हैं जो बॉलीवुड की ज्यादातर पार्टीज की शान होती है। पहले इन तीनों नशे के बारे में जानने कहानी आगे सुनाता हूं। बॉलीवुड का ये सबसे फेवरेट ड्रग्स और नशा है। यहाँ इसे कोक के नाम से जानते हैं। 1 ग्राम कोक की कीमत 6 से 7 हजार रुपए है। हालांकि मुंबई में कोक असली कभी नहीं मिलता। 50% मिलावटी होता है। कई बार तो आधे कोक में आधा टेल्कम पाउडर तक मिलाकर दे दिया जाता है, तो भी सामने वाला पकड़ नहीं पाता और यूं ही झूमता रहता है। कोक को नाक से लेते हैं, खाते भी हैं। आमतौर पर कोक का नशा आधे घंटे में हिरन हो जाता है, इसीलिए कोक के लती हर थोड़ी देर के बाद कोक लेते रहते हैं। एक बार जिसे कोक की लत लग गई, फिर छोड़ना भारी है। बॉलीवुड का चहेता ड्रग्स कोक इसलिए भी है क्योंकि ये वजन कम करता है, नींद उड़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है और ऊर्जा देता है। कोक के मुकाबले बेहद सस्ता, 1000 से 1500 रुपए के बीच में आसानी से मुहैया हो जाती है। एमडी शक्कर जैसी होती है जो पानी में घुल जाता है। बॉलीवुड की पार्टियों में आमतौर पर एमडी लोग पानी के बोतल में लेते हैं। पानी में एमडी घुल जाता है, लिहाजा वो आसानी से बीच बीच में पानी का सिप लेते रहते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो पानी पी रहा है या नशा कर रहा है। बॉलीवुड की छोटी पार्टियों में एमडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एमडी का नशा भी सर चढ़कर बोलता है, पर एमडी की एक और खतरनाक बात है। एमडी लेने वाला ज्यादातर तनाव और दबाव में रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कहते तो यहाँ तक है कि एमडी का नशा करने वालों में खुदकुशी करने की सोच ज्यादा होती है, यानी वो हर पल निगेटिव ही सोचता रहता है। बॉलीवुड का 3 पसंदीदा जो नशा है उनमें से एक है एमडी। एमडी है क्या? आप लोगों को एमडी के बारे में बताने के लिए एक ड्रग पेडलर तक पहुंचा और उसे जानने की कोशिश की कि एमडी क्या है। कुछ देर के लिए मैंने कहा कि मुझे एमडी दिखाओ। ये है वो एमडी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, ये 2 ग्राम है और इसकी कीमत जो है वो है 2800 रुपए। 1 ग्राम 1400 रुपए का, 2 ग्राम 2800 रुपए का। अब ये आप देखें तो ये चीनी के जैसा है, बुरादा है। इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। पानी में आप डाल के, किसी पानी के बोतल में आप डाल दीजिए, पीते रहिए, या फिर आप इसको रब कीजिए, पाउडर बनाइए और फिर आप इसको नाक के जरिए लीजिए। कोक के बाद ये सबसे महंगा नशा है। इसकी कीमत भी करीब 6000 रुपए है। एलएसडी 2 तरह की है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पेपर की शक्ल में, जिसे एलएसडी पेपर कहते हैं। आमतौर पर बॉलीवुड में एलएसडी पेपर ज्यादा पॉपुलर है। वजह यह है कि आप कहीं भी किसी भी पार्टी में बड़ी आसानी से बस एलएसडी पेपर मुंह में डाल लीजिए, आसानी से मुंह में घुल जाता है और नशा सर चढ़कर बोलता है। एलएसडी का नशा करीब 30 से 36 घंटे तक रहता है। एलएसडी लेने वाले खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हैं, एक तरह से दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। पार्टीज में 100 लोग के बीच में उन लोग कोकीन की लाइन तो बना नहीं सकते, इसीलिए वो लोग लेते हैं एलएसडी। एलएसडी इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो दे पुट इन द वाटर, पानी में डालते हैं, कोक में डाल लेते हैं, इजी टू कैरी, और पेपर लेते हैं, एलएसडी पेपर।
तो बहुत आसानी से कैरी भी हो जाता है और उनकी पार्टी फिर चलती रहती है। और किस तरह का किक मिलता है उससे? किक तो सर बहुत हाई होता है। 36 घंटे का एक LSD फॉर्म रहेगा, LSD ड्रॉप। 36 घंटे एक ड्रॉप आपको बस करता है। अब सवाल ये है कि ये नशा बॉलीवुड तक पहुंचता कैसे है। बॉलीवुड के सूत्रों के मुताबिक जब कहीं पर भी कोई पार्टी होती है तो गिनती के हिसाब से कोकीन के ऑर्डर दिए जाते हैं, 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक। एक साथ बड़ी मात्रा में कभी भी कोकीन पार्टी की जगह पर नहीं मंगवाई जाती। इस दौरान ड्रग पेडलर उस पार्टी की जगह के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे ही ड्रग्स खत्म होता है उसके पास फोन जाता है, बाकी का माल लेकर वो फौरन पहुंच जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पार्टी खत्म न हो जाए या नशा सर न चढ़ जाए। बॉलीवुड में ड्रग्स की सच्चाई है, 70-85% ऑफ मीडिया टर्न टू ड्रग्स। और इनका तरीका जो है लाने का ड्रग्स का, ये जूनियर जो इनके होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उनको इच्छा रहती है कि बड़ा बनना है। वो किसी पेडलर को पकड़ते हैं, फिर वो पेडलर उनको माल देता है, फिर वो अपने बड़े को माल देते हैं। बड़े को माल देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम बड़े को खुश रखेंगे तो हम आगे जाके कुछ बड़े बने। फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर के घर या फार्म हाउस में ड्रग्स की पार्टी आम बात है। इसमें उन एक्टर के वही को स्टार और दोस्त शामिल होते हैं जो खुद भी ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो भी कोई बाहरी नहीं है बल्कि इसी बॉलीवुड के अंदर का है। एक नामचीन एक्टर जो कई फिल्मों में काम कर चुका है। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस एक्टर की वजह से ही एक नामी एक्टर का घर तक टूट गया। इसी वजह से बाद में बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस एक्टर का फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े धुरंधरों ने बायकॉट कर दिया। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और मुनीश चंद्र पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज। सीबीआई की टीम जब मुंबई पहुंची तब उन लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी जो सुशांत की मौत से जुड़े थे कि पता नहीं क्या होगा, सीबीआई क्या करेगी, किसको पकड़ेगी, किससे पूछताछ होगी। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जैसे ही मुंबई पहुंची बॉलीवुड में खलबली मच गई। ड्रग्स लेने वालों की लगता है शामत आ गई। हर एक कोई डरा हुआ कि न मालूम एनसीबी आगे क्या करेगी, किसको धरेगी। ये वो नाम है जिसने बॉलीवुड में खलबली मचा दी। बॉलीवुड के वो तमाम लोग जो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स खरीदते और बेचते हैं वो फिलहाल डरे हुए हैं और इस डर की वजह यही समीर वानखेड़े। दरअसल डीआरआई में तैनात समीर वानखेड़े को पिछले हफ्ते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भेजा गया है। ये मुंबई में मौजूद इस टीम का हिस्सा है जो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। चूंकि जांच का दायरा रिया चक्रवर्ती से होते हुए बॉलीवुड तक जा पहुंची है, लिहाजा ये तय है कि लगे हाथ एनसीबी बॉलीवुड में भी ड्रग्स की सफाई का काम करेगी। समीर वानखेड़े पहले भी एनसीबी में रह चुके हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये फिल्मी दुनिया को पसंद नहीं करते, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स के कॉकटेल को। सूत्रों के मुताबिक जांच के ऐसे पड़ाव पर समीर वानखेड़े की एनसीबी में एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि बॉलीवुड और ड्रग्स के जाल को तोड़ा जा सके। समीर वानखेड़े दरअसल वो अधिकारी हैं जो कि पहले भी बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों पर अपनी नकेल कस चुके हैं। यही वजह है कि डीआरआई में कार्यरत रहने के बावजूद भी समीर वानखेड़े को बॉलीवुड और उसके ड्रग कनेक्शन की पड़ताल करने के लिए एनसीबी में 6 महीने के लिए लाया गया है। खबरों की माने तो एनसीबी में समीर वानखेड़े की एंट्री होते ही बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जो कि ड्रग से जुड़ी हैं डर के साए में जीना शुरू कर दी हैं। एनसीबी अभी तक छोटे मोटे कुछ ड्रग पेडलर्स को ही गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन बड़ी मछलियां अभी शिकंजे से बाहर हैं। एनसीबी की कोशिश है कि वो इन छोटी मछलियों के जरिए बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। इनमें कई बड़े नाम हैं, जिनमें कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई की जेलों में और कुछ मुंबई और देश से बाहर। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, शौविक और सैमुअल मिरांडा के व्हाट्सएप चैट में जितने भी नाम आ रहे हैं उन नामों को खंगालने के साथ साथ एनसीबी इस बात का पता लगाने में भी जुटी है कि ड्रग्स का ये तार किन किन लोगों से होते हुए किन किन लोगों तक पहुंचता है। वो इस बात की भी जांच कर रही है कि बॉलीवुड में कौन कौन लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन लोग उन्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सप्लायर का चेन कहां तक जाता है।
यूं तो बॉलीवुड में ड्रग्स के सप्लायर कई हैं, इन सब के नाम भी एनसीबी के पास है, लेकिन उनके गिरबान तक एनसीबी कब हाथ डालती है या डालती भी है या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार खुद एनसीबी पर भी उंगलियां उठ चुकी हैं। एनसीबी पर यह इल्जाम लग चुके हैं कि बड़ी मछलियों को वो जानबूझकर नहीं पकड़ती, क्योंकि उनसे चढ़ावा आता है। दिखाने के लिए छोटी मोटी मछलियों को उठा लिया जाता है और वो भी कुछ वक्त बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर धंधे पर लग जाते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स के तार अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी तक से जुड़े हैं। अप्रैल 2016 में ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इफ्रेडिन ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। शोलापुर की एक कंपनी में छापा मारकर तब करीब 23 टन इफ्रेडिन पाउडर जब्त किए गए। इस मामले में तब एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। इतना ही नहीं, ठाणे की अदालत ने दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में वारंट भी जारी किया हुआ है। हालांकि ममता कुलकर्णी खुद पर लगे इल्जामों से इनकार करती रही है, मगर ठाणे पुलिस का दावा है कि ममता ड्रग तस्करी से जुड़े अहम बैठकों में शामिल होती रहती है और हिंदुस्तान से केनिया ड्रग सप्लाई करती है। ममता और विक्की गोस्वामी पर बॉलीवुड को भी ड्रग सप्लाई करने का इल्जाम है। इस मामले में विक्की गोस्वामी को अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार कर अमेरिका ले गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ममता कुलकर्णी दुनिया के किस कोने में ये किसी को नहीं पता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस की जांच का सिरा पकड़कर एनसीबी कहां तक जाती है, क्योंकि एनसीबी को भी पता है कि निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स का सेवन करना इसमें बहुत कड़ी सजा नहीं है और इसमें भी सजा दिलाने के लिए सामने वाले के पास ड्रग्स की बरामदगी और उसके जरिए ड्रग्स के इस्तेमाल की बात को साबित करना पड़ेगा। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को घेरने के लिए जरूरी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स सप्लायर के चेन को तोड़ सके। मुझे पता लगा है कि बॉलीवुड को ड्रग्स कौन लोग सप्लाई करते हैं, वो कौन है जहां से ड्रग्स आता है और असली ड्रग्स के माफिया कौन है, मुंबई के अंदर है या मुंबई के बाहर है। जब तक इन तमाम कड़ियों को जोड़ नहीं लिया जाता, बॉलीवुड के ड्रग्स की मिस्ट्री नहीं सुलझाई जा सकती। मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत की 3 बहनों का वो बयान जो सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। क्या कहा था तब सुशांत की तीनों बहनों ने? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। एक केस का हश्र ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। सुशांत की मौत को लेकर इस तरह इल्जामों का दौर शुरू होगा किसी ने सोचा नहीं था। लगातार इल्जाम लग रहे हैं, एक तरफ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की तरफ से सुशांत के परिवार पर, तो दूसरी तरफ सुशांत के परिवार की तरफ से रिया के परिवार पर। अब एक नई चीज सामने आई और वो है सुशांत की 3 बहनों का वो बयान जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था। तब क्या कुछ कहा था उस बयान में तीनों बहनों ने, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर सुशांत केस की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।